6 साल के बच्चे को उसकी माँ गुदगुदी करते हुए और हंसते हुए। आहा, अब आया मजा। और पंगे लोगे मुझसे? अभी बताती हूँ और गुदगुदी करती हूँ। नहीं माँ जी। अरे माँ छोड़ो ना, बहुत गुदगुदी हो रही है पेट में, अब ना छोड़ो। नहीं, पहले बोलो तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो, तभी तुम्हें छोड़ूंगी। अरे माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। आई लव यू माँ। अब तो छोड़ो माँ, बहुत गुदगुदी हो रही है। अरे ये माँ बेटे दोनों किस प्रकार से खेल रहे हैं, पापा को नहीं बुलाओगे? अच्छा वो पापा आप आ गए, वरना माँ तो गुदगुदी करके मेरे पेट में दर्द ही कर देती। अच्छा, तो माँ बेटे दोनों गुदगुदी खेल रहे थे। अब मैं भी तुम दोनों के साथ खेलूंगा। ये लो, ये हुई ना गुदगुदी। आहा। अरे अरे आरव के पापा, बस कीजिए, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। क्यों? अभी तो तुम मेरे बेटे को कर रही थी, और डैडी के बेटी की भी होगी गुदगुदी। आहा पापा, बस बस, पहले माँ कर रही थी और अब आप कर रहे हैं। इस तरह रणवीर उन दोनों के गुदगुदी करके खेलता है। अगले दिन आयुषी अपने बेटे को उठाते हुए कहती है, अरे बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, स्कूल जाना है ना, पापा आपको छोड़ेंगे, वरना वह भी ऑफिस के लिए लेट होंगे। माँ आप पहले पापा को जगा दो, मैं जग जाऊंगा। तुम तो जागो पहले, पापा के बच्चे। ये कहते ही वो कुछ देर में ही नहला धुलाकर स्कूल के लिए तैयार कर देती है और उसे अपने हाथ से नाश्ता खिलाती है। आहा माँ, मैं नहीं खाऊंगा। चुपचाप खा ले, वरना तेरी पिटाई करूंगी। अच्छा खा रहा हूँ, दो। अरे तुम्हारे हाथ से खाने के लिए ना ये नाटक करता है, और शैतानी भी। हाँ पापा, क्योंकि मुझे माँ को परेशान करने में बहुत मजा आता है। देखा, सुना आपने आपके बेटे ने क्या कहा? बेटा जब मैं नहीं रहूंगी ना तो पता चलेगा माँ क्या होती है। अरे आयुषी, तुम पागल हो क्या? ये कैसी बातें करती हो? ये सुनते ही वो छोटा सा आरव अपनी माँ के सीने से लिपट जाता है। तभी आयुषी कहती है, अरे अब क्या हो गया, अब भी नाटक कर रहा है क्या? अरे तू रो रहा है, पागल है क्या? माँ अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आपको तंग भी नहीं करूँगा, मुझे हमेशा आपके पास ही रहना है। इन माँ बेटे का तो, अरे कोई मुझे भी अपने गले से लगा लो। नहीं, इस वक्त बस मैं और मेरा बच्चा। अच्छा बेटा जाओ स्कूल, जा पापा के साथ। ठीक है माँ। अरे नहीं जा रही मेरे कबूतर। तभी रणवीर आरव को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। वक्त बीतता है, रणवीर अपने परिवार के साथ बेहद खुश था। ऐसे ही एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को घुमाने के लिए मेले में ले जाता है और उन्हें मेले में झूला झुलाता है, खाना पीना खिलाता है, तो निशाने वाली बंदूक से भी खेलते हैं। तभी आयुषी कहती है, सुनिए जी, बस मुझे एक झूला और झूलना है, वो बड़े वाले झूले में नहीं बैठी मैं, चलिए ना मेरे साथ। अरे ना बाबा ना, मेरा सिर घूम रहा है पहले वाले झूले में बैठकर, अब तुम ही चली जाओ। आरव, तुम जाओगे माँ के साथ? नहीं पापा, मुझे वो बैलून फोड़नी है, माँ को भेज दीजिए। ओहो, इसका मतलब आप दोनों ही नहीं आएंगे, लेकिन मेरा बहुत मन है उस झूले में बैठने का, मैं तो जा रही हूँ। ऐसा कहकर आयुषी बड़े वाले झूले में जाकर अकेले झूलती है। वहीं दूसरी ओर रणवीर आरव को बलून दिलाकर झूले के पास ही आ जाता है। झूले में से आयुषी उन्हें झूलते हुए बाय बाय कर रही थी कि उसे तेज झटका लगता है। ये बहुत मजा आ रहा है, देखो आरव बेटा। माँ आप ठीक तो है ना? अरे संभल कर आयुषी, ध्यान से बैठो। तभी अचानक से झूला झूलते झूलते आयुषी के झूले का पुर्जे खुल जाते हैं और झूला गिरने से उसी वक्त आयुषी की मौत हो जाती है। ये देखकर बाप बेटे रो पड़ते हैं। आयुषी, आयुषी, तुम मुझे सुन रही हो ना? अरे देखो, मेरे साथ मजाक मत करो, तुम मुझे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अरे तुम्हारे बेटे ने भी कहा था ना, बोलो आयुषी बोलो। अरे चली गई ना हमें छोड़कर। पापा माँ को क्या हुआ? पापा माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ मेरी बात सुनो, माँ। ये बोलते ही 10 साल का आरव अपनी माँ को याद करते हुए बीते पल से बाहर आ जाता है। माँ मुझे छोड़कर आप क्यों चली गई? आपके बिना मुझसे एक दिन भी नहीं कटता। उस दिन की छवि आज भी मेरे दिमाग में छपी है। काश हमने आपको वहाँ जाने ही नहीं दिया होता, तो ना पापा की दूसरी शादी होती, ना मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता। उसकी तेज आवाज सुनकर शिल्पा कमरे में आकर उसका कान मरोड़कर कहती है, क्या है? अरे तुझे इतनी तेज चिल्लाने की क्या जरूरत थी? किस मनुष्य को याद कर रहा था तू? तेरी वजह से भी प्रिया जग जाती तो। और ये क्या है? ये कमरा इतना गंदा क्यों है? तूने अभी तक झाड़ू पोछा नहीं किया है क्या? छोटी माँ, कान में बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए छोटी माँ, मैं अभी करता हूँ सारा काम।
जब ये काम हो जाए तो मेरे पास आ जाना। घर के सारे पर्दे, चद्दर, कपड़े सब तुझे धोने हैं। और अगर मुझे इसमें कोई गलती दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी छोटी माँ, कोई गलती नहीं होगी। शिल्पा के कान तेज पकड़ने से आरव का कान लाल हो जाता है और वो सुबक सुबक कर घर की सफाई करने लगता है। शिल्पा उसकी सौतेली माँ थी, जिसकी शादी आयुषी के मरने के कुछ महीनों के बाद रणवीर के रिश्तेदारों ने आरव की खातिर करा दी थी, ये सोचकर कि वो बहुत छोटा बच्चा है। पर शादी के 1 महीने बाद ही शिल्पा ने अपना असली रूप आरव को दिखा दिया था। आरव सफाई करने के बाद सारे कपड़े भी रगड़ रगड़ कर धोता है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप मुझे रोज सुबह स्कूल भेजती थी, पर यहाँ तो रोज सुबह उठकर काम करना पड़ता है। जहां आरव कपड़े धो रहा था, वहीं शिल्पा अपनी बेटी को गोद में लिए खाना खिला रही थी और उसके पास आकर कहती है, सुनो, मैं प्रिया को लेकर बाजार जा रही हूँ, उसके लिए नए कपड़े लाने। तू घर का ध्यान रखना। छोटी माँ, मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे भी कपड़े दिला दीजिए, मेरे पहले के कपड़े फट गए हैं। तू क्या करेगा? तुझे तो मैं कहीं ले जाऊंगी नहीं, तू इन्हीं कपड़ों में रह। मेरे करीब आने की कोशिश मत कर, तू मेरा सौतेला बेटा ही रहेगा। आखिर अपना बच्चा अपना होता है और तू मेरा अपना नहीं हो सकता। ये कहकर शिल्पा प्रिया को लेकर चली जाती है। वापस आती है तो रणवीर भी ऑफिस से आ जाता है। अजी देखिए, मैं प्रिया के कपड़े लेकर आई हूँ। अरे वाह, कपड़े तो बहुत सुंदर है। और आरव के लिए कपड़े नहीं लाई? जी, मेरे साथ बाजार गया ही नहीं तो बिना साइज के कपड़े कैसे लाती? कोई नहीं, मैं दिला दूंगा। ठीक है आरव बेटा। पापा, छोटी माँ मुझे। आरव अपने मुंह से सच उगलता, इतने में चुपके से शिल्पा आरव के पेट पर चूटी भर देती है, जिससे उसके बहुत दर्द होता है और वो चुप हो जाता है। रणवीर अपने कमरे में चला जाता है और शिल्पा उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाकर झटका देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने अपना मुंह खोलने की? मना किया था ना मैंने कि तू उन्हें कुछ नहीं बोलेगा। फिर भी लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। आज तेरा गला ही दबा देती हूँ। माँ, छोटी माँ, छोड़ो मुझे। पापा। तभी उसकी बिना आवाज सुने रणवीर अपनी आंखों से सब देख लेता है और शिल्पा को कहता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का गला पकड़ने की? मैंने उसको फूल की तरह पाला है और तुमने? हाँ तो तुम्हारा बेटा कौन सा हीरा है जिसको मैं भी फूलों की तरह पालूं? सौतेला है तो वही तो व्यवहार करूंगी। मुझे तुम्हारा बेटा नहीं पसंद तो नहीं पसंद। ये सुनते ही रणवीर शिल्पा के कान पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है। मुझे लगा तुम एक अच्छी माँ बनोगी जो मेरे बेटे को बहुत प्यार देगी, पर तुमने तो साबित कर दिया कि आखिर सौतेली माँ सौतेली होती है और अपना बच्चा अपना। तुमसे उम्मीद लगाई, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ मेरे घर से हमेशा के लिए। अच्छा, मुझे मेरी बच्ची के हिस्से का पैसा कौन देगा? पापा, इन्होंने मुझे बहुत मारा है जब से आई हैं। तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं दूंगा, समझी तुम? वरना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करा दूंगा कि तुमने मेरे बच्चे को कितना टॉर्चर किया है। चली जाओ यहाँ से चुपचाप। जेल की धमकी सुनकर शिल्पा उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अपनी बच्ची को लेकर चली जाती है, जिसके बाद रणवीर घर से अपना काम करके अपने बच्चे को अकेले संभाल कर उसको माँ बाप दोनों का प्यार देता है और बड़े होने के बाद आरव एक काबिल इंसान बनता है। बहू और सास में बच्चे का बंटवारा। ममता अपनी सास कांता के साथ सारण गांव में रहती थी। कांता ने अपने बेटे बलवीर का ब्याह कुछ बरस पहले किया था। शादी से दोनों दंपति को एक बेटी पैदा हुई और ममता दूसरी दफा गर्भवती थी। कान खोल कर सुन ले मेरी मनहूस बहू, अगर इस दफा तूने सास की आस पूरी ना की, अगर तूने इस बार भी बेटी जनी तो बतौर बहू बेटी दोनों एक साथ खदेड़ी जाओगी। सासू माँ, मैं भला भगवान तो नहीं जो भांप सकूं कि मेरी कोख में बेटा है या ये बेटी? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस किसी भी कीमत पर मेरे घर का चिराग चाहिए। क्रूर कांता ममता पर अपनी जिद थोपकर चल देती है। गुजरते समय के साथ ममता की गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। बदकिस्मती से ममता दूसरी दफा भी बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर कांता बेचारी बहू पर कड़वे बोल का कहर बरसाती है। बेड़ा गर्क हो तेरा नाश पीटी, इस बार भी तेरी कोख से बेटी की बला निकली। अब मैं तुम माँ बेटी को और नहीं झेलूंगी। ससुराल से बेघर होने के ख्याल से बेबस बहू रोते बिलखते हुए कांता के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें मांगती है। माँ जी, ऐसा गजब ना करिए, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं इस दफा आपको हताश नहीं होने दूंगी। ये सुनकर कांता बेचारी भोली बहू को सांत्वना देने का स्वांग रचाती है, जिसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा होता है। बस एक बार इस घर की पीढ़ी को बढ़ाने वाला मेरा पोता मिल जाए, फिर इन मनहूस माँ बेटी को बाहर खदेड़ दूंगी।
गुजरते समय के साथ ममता पुनः गर्भ धारण करती है और कांता उससे कहती है, सुन मेरी मनहूस बहू, ये अंतिम सुनहरा मौका है। अगर इस बार भी तेरे कोख से बेटे की बजाय बेटी पैदा हुई तो खौलते दूध में तेरी तीसरी बेटी का चौथा करने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। ये सुनकर ममता अपने गर्भ को निहारते हुए कहती है, बेटा, अब केवल सासू माँ की आस ही नहीं बल्कि तेरी बेबस माँ और बहनों की जिंदगी की बागडोर भी तुझसे बंधी है। अपनी माँ की लाज रख लेना मेरे लाल। एकाएक ममता के गर्भ में घनघोर हलचल होने लगती है, मानो उस नन्ही सी जान तक बेबस माँ की पुकार पहुंच गई हो। हर एक गुजरते महीने के साथ ममता की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उसे भूख प्यास का अभाव ही न होता था। 8 महीने का पड़ाव पार करके ममता अंतिम 9वें महीने में कदम रखती है। खुशकिस्मती से इस बार वो एक बेटे को जन्म देती है। उसकी स्वार्थी सास ममता की बाहों से बच्चा छीनते हुए कहती है, ला दे मेरे पोते को, अब तो माँ बेटियों का यहाँ कोई काम नहीं। अपनी गठरी उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अब अपने पोते का पालन पोषण मैं करूँगी। ये सुनकर वहाँ खड़ी बूढ़ी दाई लीला कहती है, अरे कांता, एक माँ होकर तू दूसरी माँ को उसके दूध मुँहे बच्चे से अलग कैसे कर सकती है? जब तक शिशु 6 माह का ना हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों को बतौर एक दूजे की जरूरत बनी रहती है। अरे लीला, मैं कोई बांझ पकेरू नहीं जो पोते को पाल ना सकूं। अपने बचकाने बेटे का लालन पालन भरसक भली भांति किया था मैंने। माँ जी, 9 माह की दुखदाई पीड़ा को सहन करके मैंने इसे जन्म दिया है और आप चाहती हैं मैं अपने बेटे का बंटवारा कर दूं। 3 बेटियों के बीच ये मुझ बेबस बेसहारा माँ की इकलौती आस है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। हाजी माँ जी को समझाओ। माँ, एक सास की नहीं बल्कि माँ के नजरिए से सोचो, कितना मुश्किल है अपने जन्मजात बेटे का किसी और से बंटवारा करना। ठीक है, मैं तुझे अपने पोते के पास आने दूंगी। बदले में मेरी एक शर्त है, ये बच्चा 8 पहर मेरे संग रहेगा। तेरी भागीदारी केवल इसके स्तनपान तक होगी, बस। मुझे मंजूर है। इस बंटवारे के बावजूद मैं अपने बच्चे को भरसक देख तो सकूंगी। इस तरह सास बहू के बीच बंटवारे की शुरुआत होती है। सवेरा होते ही ममता रसोई घर का रुख करती है कि उसे अपने बेटे के बिलखने की आवाज सुनाई देती है। ये तो मुन्ना की रोने की आवाज है। ममता दौड़कर सो रही सास के बगल में बिलखते मुन्ना को उठा लेती है। तभी कांता की नींद खुल जाती है और वो बेरहमी से बेचारी बहू के बाल पकड़कर कहती है, तेरी ये मजाल बिना मेरी इजाजत के मेरे पोते को गोदी में उठाकर पुचकार रही है। माँ जी, मुन्ना कब से रो रहा है, मुझसे रहा ना गया। फरेबी मक्कार, बंद करिए ममता मई माँ का स्वयं रचना। ला दे मेरे पोते को। क्रूर कांता ममता को जबरन बच्चे से अलग कर देती है। दूर खड़ा बलवीर ये सब देख रहा था, मगर बेटे के रिश्ते ने उसके हाथ बांध रखे थे। सूर्यास्त के संग सांझ की बेला घनघोर रात में घिर जाती है। तभी एक बार फिर बच्चे के रोने की आवाज भर से बेबस बहू सास के दरवाजे पर आ धमकती है। तू फिर मुंह उठाकर चली आई? जब से सवेरे से मेरे पोते ने तेरी मनहूस सूरत देखी है, तब से चुप होने का नाम नहीं ले रहा। माँ जी, मुन्ना भूख से बिलख रहा है, एक दफा उसे मेरी गोदी में दे दीजिए। ये बेबस माँ आपके आगे मिन्नत कर रही है। माँ, मुन्ना का कुमलाई चेहरा साफ तौर से साझा कर रहा है कि ये बेचारा बच्चा भूखा है। हाँ मेरे लाल, अब तू भी बीवी के सुर में लाएगा ही। सुन मेरी बैरन बहू, जल्दी से मुन्ना को दूध पिला और दे इसे। ममता अपने बच्चे को गोदी में लिए अपने कमरे की ओर अग्रसर होती है। दूध पीते ही मुन्ना सो जाता है। समय गुजरता गया, मगर अपने बच्चे के बंटवारे से बेबस माँ ममता सारी रात रोती बिलखती रहती है। मगर कसाई कांता को से कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। अगली सवेरे कांता बच्चे को नहला रही थी, तभी ममता कहती है, माँ जी, इतनी भोर सवेर शीत की बयार में बच्चे को क्यों नहला रही हैं? इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे नाश पीटी बंद कर अपने बोल बच्चन, जाकर घर बार समेट। आई बड़ी बच्चे पर हक जताने वाली। ना चाहते हुए भी ममता को वहाँ से जाना पड़ता है, मगर कुछ ही देरी के बाद मुन्ना की तबीयत बिगड़ जाती है। ना रो मुन्ना, दादी का दुलारा, चुप हो जा। माँ जी, मुन्ना को मुझे दीजिए। हट परे, तेरी बुरी नजर लगी है मेरे बच्चे को। अरे डायन भी अपना घर छोड़कर वार करती है। मैं तेरे मंसूबे जानती हूँ। बंटवारा के रिस में आकर तू बच्चे के जरिए बदला निकाल रही है। दोनों सास बहू के बीच बच्चे की छीना छानी शुरू हो जाती है।
एक और कांता बच्चे की बांह खींचती तो दूजी ओर ममता उसका पाँव। तभी वहाँ बलवीर आ धमकता है। ये सब क्या हो रहा है? अजी मुन्ना का शरीर बुखार से तप रहा है, उसकी आंख भी चढ़ चुकी है। माँ जी मेरे बच्चे को मुझे नहीं दे रही। माँ जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मिन्नतें मांगती हूँ, बस कीजिए ये बंटवारा, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए। क्रूर कांता बेबस बहू को दूर झड़पते हुए कहती है। मुझसे और मेरे बच्चे से दूर हो जा बैरन, जहन्नुम में जाकर मर ताकि बला टले। ये सुनकर बलवीर बोलता है, ठीक है माँ, अब मुन्ना की देखरेख आप करेंगी। मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ आपका घरबार छोड़कर जा रहा हूँ। चलो ममता, चलो बच्चों। बलवीर ममता और अपनी दोनों बेटियों के साथ जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ता है, कांता रोते हुए उसे रोकती है। रुक जा बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर मत जा बलवीर, रुक जा बेटा। क्या हुआ माँ? अपने बेटे के दूर जाने भर से देखकर आपका कलेजा कचोटने लगा, जबकि आपका बेटा दुनियादारी देख समझ रहा है। तो सोचिए इस बेबस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जब आपने इसके जन्मजात बच्चे का बंटवारा कर दिया। मैंने बीते महीनों इस माँ को तिल तिल के मरते देखा है। बहू मुझे माफ कर दे, शायद बढ़ते बुढ़ापे में तेरी बूढ़ी सास सठी आ गई थी, ये सोचा ही नहीं। जब मैं अपने सयाने बेटे से क्षण भर भी दूर ना रह सकी तो इतने दिन इस दुधमुहे बच्चे से दूरी तेरे लिए कितनी दुखदाई होगी। स्वार्थ में आकर मैं भूल गई थी कि माँ के साए से महफूज संसार में कोई स्थान नहीं। ये ले बहू, संभाल अपने लाल को। मेरा मुन्ना, मेरे जिगर का टुकड़ा। माँ जी शुक्रिया। बच्चे को बाहों में भरते ही उस बेबस माँ की आंखों से खुशी का बदरा बरस पड़ता है और सास बहू में हुआ बच्चे का बंटवारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बांझ बहू का नसीब। भगवती देवी जैसे ही अपने कमरे के भीतर से निकलती है तो वृंदा कहती है, क्या बात है सासू माँ, आज इतनी साज सज्जा, आप कहीं बाहर जा रही हैं? इस पर भगवती देवी बुरा बेबाक मुंह बनाकर वृंदा के बाल पकड़कर उस पर बांझपन के तानों की बौछार करते हुए कहती है, बेड़ा गर को इस बांझ का। क्योरी बांझ पाखेरू, बिना मनहूस जुबान चलाए तुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छे खासे काम में भी बाधा डालना तो तुझ बांझन की पुरानी आदत है। शोरगुल सुनकर वहाँ भगवती देवी का बेटा कौशल आता है। क्या बात है माँ, ये शोर शराबा कैसा है? क्या बताऊं कौशल बेटा, मैं कमला की बहू बिपाशा की गोद भराई में जा रही थी, उतने में ये बांझ बला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अभी सास के बुरे ताने बंद भी नहीं हुए थे कि कौशल भी वृंदा को बुरी बातें सुनाना शुरू कर देता है। अरे ये बांझ हमारे घर के लिए कलंक बन गई है, इसका चेहरा देखकर बनता काम भी बिगड़ जाता है। 10 साल हो गई शादी को मगर एक बच्चा तक न दे सकी। दफ्तर में मैनेजर से लेकर कलीग साथ मिलकर मेरा मजाक बनाते हैं, पूछते रहते हैं कब बनेगा बाप। अरे इसके बाद की आई सभी की बहुएं बच्चा जन चुकी है, मगर इस बांझ की बला से हमारा ही घर सालों से सूना है। माँ जी, मेरे नसीब में माँ बनने का सुख भोगना नहीं लिखा तो इसमें मेरा क्या दोष? आप दोनों भली भांति जानते हो कि कमी केवल मुझ में ही नहीं, कौशल जी में भी मौजूद है। ये सुनकर कौशल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है, बहुत जुबान चलने लगी इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे, कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। कमीनी, तू कहना क्या चाहती है कि मेरी मर्दानगी में कमी होने के कारण मैं बाप नहीं बन पा रहा? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। कौशल अपने बेड से वृंदा को खूब मारता पीटता है। उसके लाख करहाने पर भी भगवती आगे बढ़कर उसे बचाने के बजाय अपने मुंह से अंगारे बरसते हुए कहती है, बहुत जुबान चलने लगी इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे, कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। वृंदा के लिए ये सब सहना पहली बार नहीं था, बल्कि ये अत्याचार बरसों से चला आ रहा था। वो बांझपन के कारण कभी पति के हाथों पिटती तो कभी सास का सताव सहती। समय गुजर रहा था। एक सांझ घर का टेलीफोन बजता है। वृंदा जैसे ही फोन उठाती है तो उसे दुखद समाचार सुनने को मिलता है। देखिए, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर माथुर बात कर रहा हूँ। आपकी रिश्तेदार मिसेस बानी बुरी हालत में है, इस अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर वृंदा के हाथ से फोन छूट जाता है और भगवती कहती है, अरे मेरी मनहूस बहू, यूं अचानक स्तब्ध क्यों हो गई? कौन था फोन पर, बकेगी भी? माँ जी, बानी जी अस्पताल में भर्ती है, हमें फौरन वहाँ पहुँचना होगा। सभी दौड़ते भागते हुए अस्पताल आते हैं, जहाँ आईसीयू बिछोने पर पड़ी बानी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? माँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। वृंदा भाभी, जल्दी से यहाँ आओ। वृंदा उसके पास आकर कहती है,
बानी जीजी फिक्र मत करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इन बातों का कोई फायदा नहीं भाभी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने बेटे गोपाल की जिम्मेवारी आपको सौंप रही हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप इसकी माँ बनकर इसका ख्याल रखना। वादा करो भाभी। हाँ जीजी, मैं वादा करती हूँ। अगले ही पल बानी वृंदा को वचनबद्ध करके दम तोड़ देती है। वृंदा गोपाल को गोद में थामे घर आती है, जहाँ भगवती कहती है, अरे ओ बांझ बला, किसने कहा था तुझे अस्पताल में अपनी मनहूस जुबान चलाने को? मैं मेरी बेटी की आखिरी निशानी को तुझ बांझिन के भरोसे नहीं सौंप सकती। अरे जिसकी खुद की गोद बरसों से सूनी है, क्या पता उसके आंचल की छांव इस दुध मुहे बच्चे के लिए अभिशाप बन जाए और कहीं इसकी बिना सांसें छिन जाएं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मरते वक्त मैंने बानी जीजी को वादा किया था कि गोपाल का ख्याल रखूंगी। मुझे माँ बनकर इसे पालने का एक मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं तुझ बांझ को अगले 1 महीने का मौका देती हूँ। वृंदा घर का कामकाज निपटाकर जैसे ही सोने चलती है, 6 माह का गोपाल जोर शोर के साथ रोना शुरू कर देता है। वृंदा उसे गोद में उठाकर चुप कराती है। ना मुन्ना ना रो, चुप हो जा, मेरा राज दुलारा चुप हो जा। वृंदा की लाख कोशिशों के बावजूद भी गोपाल चुप होने की बजाय सिसकियां पकड़ लेता है। इस पर कौशल और भगवती भी जाग उठते हैं। अरे क्यों रुला रही है मेरे नाती को? बच्चा जना होता तब तो अता पता होता कि बच्चा कैसे चुप होगा, बांझ बला कहीं की। इसके बाद कौशल और भगवती भी बारी बारी से गोपाल को चुप कराने की कोशिश करते हैं। तभी वृंदा गोपाल की प्यास को भांप कर कहती है, शायद गोपाल प्यासा है। अरे बौरा गई हो क्या? 6 महीने का बच्चा भला पानी कब से मांगने लगा? माँ जी, गोपाल 6 महीने का पड़ाव पार कर चुका है। मैंने अस्पताल के चार्ट में पढ़ा था कि 6 माह के बच्चे को दुग्ध पान के साथ जलपान कराना भी जरूरी है। वृंदा जैसे ही गोपाल को प्यार से पुचकारते हुए पानी पिलाती है, गोपाल उसी पल चिन सो जाता है और वृंदा कहती है, देखा माँ जी? अरे हाँ, अब अपनी इस बात का बखान करना बंद कर। भूल मत, तू बांझ है, बड़ा ही कोई तीर नहीं मार लिया। गुजरते हर एक दिन के साथ 1 सप्ताह का पड़ाव पार हो जाता है, जिसके साथ गोपाल के प्रति वृंदा का लगाव माँ से बढ़कर हो जाता है। वो प्रत्येक रात गोपाल के जागने के कारक उसके संग रात जगा करती है और सूर्यास्त से पहले उठकर घर का कामकाज किया करती। काम से फुर्सत पाते ही वृंदा गोपाल के साथ समय बिताया करती थी। अब माँ अपने गोपाल की पहले मालिश करेंगी, फिर उसको नहाई नहाई कराएंगी। भगवती बाहर खड़ी खिड़की से झांकते हुए कहती है, इसके गोदी में गोपाल कितने सुकून में दिख रहा है। अभी तो गोपाल की माँ बनकर सेवा सहाय करते सप्ताह भर ही बीता है और इतने में ही मेरी ये बांझ बहू सूखकर कांटा हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक रोज गोपाल की तबीयत पर बन आती है। सभी उसे लेकर अस्पताल आते हैं, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए, माँ का दूध मुहैया न होने की वजह से बच्चे को अंदरूनी कमजोरी है। आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। जैसे ही वृंदा गोपाल को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, भगवती भड़कते हुए कहती है, दूर कर अपने इस मनहूस हाथों को। तुझ बांझ के साय से ही आज गोपाल का ये हश्र हुआ है। बांझिन ममता की झूठी आड़ में तू मेरे गोपाल को मारना चाहती है। सभी घर आते हैं, मगर गोपाल चुप होने का नाम नहीं लेता। पर जैसे ही वृंदा उसे अपनी गोदी में लेती है, गोपाल आंखें मूंदकर सुकून से सो जाता है। निस दिन वृंदा गोपाल की सेहत के लिए हर एक तप व्रत करती है। ऐसा कोई मंदिर और मूर्त नहीं बचा था जिसे उस बांझ बहू ने पूजा न था। शायद उसका फल था कि गोपाल आज एकदम स्वस्थ हो गया। अब गोपाल एकदम फिट एंड फाइन है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया मुझे नहीं, इसकी माँ को कहिए माताजी। बहू, माँ होकर भी मैं तेरी ममता को देख ना सकी। हमेशा तुझे बांझ का बुरा ताना देकर तेरे मन को भेदती रही, मगर ये भूल गई कि पालने वाले का दर्जा जन्म देने वाली माँ से बढ़कर होता है। देवकी ने कान्हा जी को जन्म दिया, मगर कहलाते तो कान्हा यशोदा नंदन ही हैं। हाँ वृंदा, अगर बानी भी जिंदा होती तो वो भी गोपाल का इस कदर ध्यान न रख पाती। माँ जी, कौशल जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज आपका नजरिया बदल गया। अब मेरे माथे पर लगा बांझ का कलंक मिट गया। वृंदा ने भले गोपाल को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, मगर गोपाल के प्रति उसका प्यार परवान चढ़ता देख भगवती को ये एहसास हो ही गया कि कभी कभी खून के रिश्ते भी दिल के रिश्ते के आगे फीके पड़ जाते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था।
जिसमें करुणा अपनी सास मंदाकिनी और अपनी नंद सुप्रिया के साथ रहती थी। करुणा का पति काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। वो घर भी बहुत कम आया करता था। करुणा के माता पिता गरीब थे और उन्होंने बहुत ही मुश्किलों के बाद अपनी बेटी करुणा की शादी विपिन से करवाई थी, जिसकी वजह से विपिन की मां मंदाकिनी और उसकी बहन सुप्रिया हमेशा करुणा को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। करुणा अभी गर्भवती थी और उसे 5वां महीना चल रहा था। एक दिन सुबह करुणा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। अरे इतने आराम आराम से क्यों बना रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे कॉलेज के लिए 8 बजे निकलना होता है। तुम्हारी वजह से मैं रोज कॉलेज लेट पहुंचती हूँ। अरे बेटी क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों गुस्सा हो रही है? क्या बताऊँ माँ, रोज रोज भाभी मुझे लेट करवा देती है। अब भला कोई इनसे पूछे कि कॉलेज इनकी रसोई के हिसाब से चलता है या फिर अपने समय के हिसाब से। क्यों री बहू, क्या तुझे समय नहीं दिखाई देता? अरे तेरी वजह से मेरी बेटी को रोज रोज लेट होने पर बातें सुननी पड़ती हैं। अगर आइंदा तूने समय पर नाश्ता नहीं बनाया तो तेरी खैर नहीं। मुझे माफ कर दो सुप्रिया, दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से कई बार पेट में दर्द हुआ है, जिसकी वजह से काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ हाँ, तुझे तो काम करने में परेशानी तो होगी ही। अब तुझे बच्चे का बहाना जो मिल गया है। अरे तेरे बाप ने दहेज में नौकर भेजे थे क्या, जो काम में इतनी काम चोरी करती है? माँ जी आप ऐसा क्यों कहती हो? भला मैं काम में काम चोरी कब करती हूँ? हाँ हाँ, लड़ा ले तू अब मुझसे जुबान। यही सिखाया है ना तेरे माँ बाप ने तुझे। अरे माँ क्यों इसके मुंह लग रही हो? गरीब खानदान की है ना, इसको क्या कुछ पता होगा? कभी स्कूल तो गई नहीं होगी। मंदाकिनी वहां से चली जाती है, जिसके बाद करुणा खाना बनाकर घर की साफ सफाई में लग जाती है, जिसकी वजह से उसे अपने पेट में दर्द महसूस होने लगता है। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर से अब इतना सारा काम बचा है, कैसे करूं? अगर काम पूरा नहीं हुआ तो माँ जी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। अपनी सास के डर से करुणा काम करने में लगी रहती है। ऊपर से उसकी सास उसके लिए कपड़ों का ढेर लगा देती है, यहाँ तक कि घर के सारे पर्दे भी उतार कर दे देती है और उससे कहती है, ये ले, इन्हें अच्छे से धो दे। ये कपड़े धुलने के बाद फूलों की तरह खिल जाने चाहिए। बेचारी करुणा कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप कपड़े उठाकर धोने लगती है। कपड़े धोते हुए उसे शाम का वक्त हो जाता है। माँ माँ, कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो मैं पास हो गई। अरे वाह मेरी बेटी, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। अरे बहू कहाँ है तू? अरे जल्दी से यहाँ पर आ और आज मेरी बेटी की पसंद का ही खाना बना। वह कॉलेज में पास हो गई है। करुणा जैसे जैसे करके मंदाकिनी के पास आती है और उससे कहती है, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। अरे फिर से तेरे ड्रामे शुरू हो गए। जा चुपचाप जाकर खाना बना ले, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए तेरा। लेकिन माँ जी, बस और कुछ नहीं, जो कहा है उसे चुपचाप कर, नहीं तो तू जानती है। करुणा कुछ न कह पाती और चुपचाप रसोई में अपनी ननद सुप्रिया की पसंद का अकेले रोते हुए खाना बनाने लगती है। जैसे ही खाना बनकर तैयार हो जाता है, करुणा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद रसोई में छिपकली आती है, जो अचानक से खाने में गिर जाती है। जब मंदाकिनी और सुप्रिया दोनों बैठकर खाना खाते हैं तो उनके खाने में छिपकली आती है, जिसे देखकर वो दोनों आग बबूला हो जाती हैं। देखा माँ आपने, इस टीचर ने हमारे खाने में छिपकली डाल दी। इसका मतलब ये हमसे नफरत करती है और हमें मारना चाहती है। अरे बेटी तू सही कहती है, कोई बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती। अरे छिपकली वाला खाना खिलाने से अच्छा तो ये था कि ये मेरा गला ही दबा कर मार देती। अभी बताती हूँ इसे। सुप्रिया और मंदाकिनी दोनों करुणा के कमरे में जाती हैं और उसके सोते हुए बाल पकड़ लेती हैं, जिसके बाद करुणा रोते हुए उठती है। माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी मेरे बाल छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़े तुझे? तू हमें छिपकली वाला खाना खिलाना चाहती थी ताकि हम दोनों माँ बेटी मर जाएं। अरे कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खाने में छिपकली डालने की? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मंदाकिनी करुणा के मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगती है, जिसके बाद वो उसे घर से निकाल देती है। बेचारी करुणा की हालत ठीक नहीं होती और उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। वो चलते चलते सड़क के किनारे पर पहुंच जाती है, जहां पर बड़े बड़े सीवर पाइप पड़े होते हैं।
वो उनके अंदर जाकर लेट जाती है। बेचारी करुणा अपने पति को याद करती करती सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करुणा अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए लोगों से भीख मांगने लगती है। भीख मांग मांग कर वो अपना किसी तरह पेट भरती है। देखते ही देखते उसको पूरे 9 महीने हो जाते हैं और एक दिन उसे बहुत तेज दर्द होता है। आई कोई मेरी मदद करो। आई माँ। तभी वहां से एक औरत गुजर रही होती है। वो करुणा की सहेली कविता होती है और करुणा को इस हालत में देखकर वो बहुत अचंभित रह जाती है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जिसके बाद करुणा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे करुणा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तेरे गरीब माता पिता ने तो तेरी शादी बहुत बड़े घर में की थी, फिर ये सब कैसे हुआ? करुणा अपनी सहेली कविता को उसके बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर कविता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय अपने फोन से करुणा की पति को फोन करती है और उसे उसकी माँ और बहन की पूरी सच्चाई बताती है, जिसे सुनते ही संजीव तुरंत फ्लाइट पकड़कर कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल आ जाता है। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो करुणा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें और अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। सबसे पहले संजीव अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ और अपनी बहन के पास जाता है और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाता है। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी पत्नी के ऊपर इतने जुल्म करोगी और अपने तो उसके गर्भवती होने के बारे में भी नहीं सोचा। अरे भैया, आप किस औरत की बात में आ रही हो? ये औरत झूठ बोल रही है और आपको हमारे खिलाफ भड़का रही है। चुप करो सुप्रिया, तुमने भी मेरी पत्नी के साथ कम ज्यादती नहीं की। तुम दोनों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, हमें छोड़कर मत जा। संजीव अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद करुणा अपने छोटे से परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जादुई सोने का बांस घर। माँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं बांस की लकड़ी लेने जंगल जा रही हूँ। ये बोलकर 12 वर्षीय सलोनी आरी लिए जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आई। सलोनी, तुम्हें स्मरण था? अरे बूढ़ी अम्मा, भूलती कैसे? पिछले 6 माह से आपसे मेल मिलाप जो बढ़ गया। वैसे भी मेरी माँ कहती है कि किसी की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनहरी सीख दी है सलोनी। वैसे तुम्हारी माँ के रहते तुम इस बांस के जंगल में क्यों आती हो? इतने बचकानेपन में बांस का बोझा उठाकर तुम्हारे कंधे नहीं थकते। हाँ बूढ़ी अम्मा, मगर मेरे सिवा माँ का है कौन? माँ महीनों से बीमार है। ऐसे में मैं रोजाना इस जंगल से बांस काटकर बांस की टोकरी बर्तन बनाकर बाजार में बेचती हूँ। उसी से हम बेबस माँ बेटी का गुजर बसर चलता है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा, आपसे बतियाते हुए मैंने बांस काट भी लिया और गठरी भी बांध ली। अब मैं चलती हूँ। सलोनी बांस की गठरियों का बोझा उठाए घर आकर देर दोपहरी धूप में टोकरी बर्तन बनाकर उन्हें बेचने बाजार जाती है। रात को राशन पानी लेकर घर आती है। समय ऐसे ही गुजरता है। अगली सुबह। ये लो बूढ़ी अम्मा, आज मैं आपके लिए बाजरे की रोटी लाई हूँ, साथ में लहसुन की चटपटी चटनी भी है। बुढ़िया सलोनी के हाथ का बनाया खाना खाकर उसका बखान करते हुए कहती है, अरे वाह सलोनी, तुमने तो सयानों को भी पीछे पछाड़ दिया। खाना बनाने में एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, मैं चलती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात बब्बन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ओ मरियल माँ की बेटी, कहाँ मर गई? सामने आ। बब्बन चाचा, आप? अरे छोकरिया, जाकर अपनी अम्मा को बुला, मैं बच्ची से बात नहीं करता। ममता बिस्तर से उठकर बाहर आती है। अरे आज मैं तेरी मरियल हाव भाव पर तरस नहीं खाने वाला। पिछले 6 महीने से माँ बेटी मुफ्त में मेरे घर में रह रही हो। भाड़ा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? काका, मैं चुकाऊंगी आपका भाड़ा।
नादान चुकरिया, तू चुकाएगी भाड़ा, बीते भर की है नहीं आई बड़ी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना झोला झमेला उठाओ और चलती बनो यहाँ से। मगर इतनी देर रात हम कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी डावाडोल हो, बब्बन को बख्श दो। ये बोलकर बब्बन उस माँ बेटी को घर से निकाल बाहर कर देता है। दोनों बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी मौसम का रुख बदलता है। हे ईश्वर, इस दुनिया की भी अपनी गति अभी पकड़नी थी। बिटिया जल्दी से पाँव बढ़ा, बरसात होने के आसार हैं। दोनों माँ बेटी बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी रास्ते के बीचों बीच सलोनी को वही बुढ़िया मिलती है जो सलोनी को टोकते हुए बोलती है, अरे सलोनी, इतनी देर रात तुम इस बांस के जंगल में? बूढ़ी अम्मा, हम दोनों माँ बेटी बेघर हो गए हैं। इस बांस के जंगल के सिवा दूजा कोई आसरा नहीं बचा। किसी बड़े बांस के पेड़ के नीचे रात काट लेंगी। उसकी जरूरत नहीं है सलोनी, आओ मेरे साथ। दोनों माँ बेटी बुढ़िया के साथ बांस जंगल के पेड़ों के पथ को पार करके एक चौरस स्थान पर आती हैं। बूढ़ी अम्मा, ये तुम हमें बांस जंगल के बीचों बीच क्यों लाई हो? सलोनी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुनहरा बांस घर बनाने वाली हूँ। अम्मा, हम कुछ समझे नहीं। बुढ़िया अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से एक ही पलछिन में एक सुंदर से सांचे का बांस घर बनाकर बोलती है, सलोनी, ममता, ये कोई साधारण बांस घर नहीं, बल्कि एक सुनहरा सोने का जादुई बांस घर है। मगर ये बांस घर तो बाकी घरों के जैसे ही साधारण है। सलोनी, जैसे ही तुम उस बांस घर से कुछ मांगोगी, ये तुम्हारे स्वर शब्द सुनकर जादुई सोने के बांस घर में बदल जाएगा। भूख के मारे मेरे पेट में कबड्डी मची हुई है। ए जादुई सोने के बांस घर, मुझे इसी समय खाने को भोजन दो। सलोनी के स्वर शब्द खत्म होते ही साधारण बांस घर सोने के सुहाने जादुई बांस घर में बदलकर अपने भीतर से 56 भोग की बौछार कर देता। ये तो सचमुच में सुनहरे बांस घर के सांचे में बदल गया। बूढ़ी अम्मा, आपने ये कैसे किया? जरूर आप कोई जादूगरनी है ना? सलोनी, समय आने पर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब मुझे जाना होगा। स्मरण रहे, इस जादुई सोने के बांस घर से कभी अपना स्वार्थ मत साधना। इस सुनहरे बांस घर का सदुपयोग करना। ये बोलकर बुढ़िया वहाँ से चल देती है। दोनों माँ बेटी सुकून से उस सुनहरे बांस घर में सो जाती हैं। अगली सुबह, माँ, मैं बांस की कटाई करने जंगल के अगले छोर में जा रही हूँ। सलोनी, जब हमारे पास जादुई सोने का बांस घर है तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है? माँ, ये बांस घर मेरे लिए सिर्फ बसेरा है। मैं इसे अपना स्वार्थ नहीं साध सकती। ये सरासर गलत होगा। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आपका और अपना पेट पाल सकती हूँ। समय गुजरता है। सलोनी हर एक सुबह बांस की कटाई करके दिन भर टोकरी बर्तन बनाती और सांझ होते उन्हें बाजार में बेचने जाती। एक दिन की बात है, सलोनी बांस काट रही थी। तभी एक बूढ़ा वहाँ से रोते बिलखते गुजरता है। ठहरो बाबा, आप इतने हताश परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, कल मेरी बेटी का ब्याह होना है, मगर मुझ गरीब बेबस बाप के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे की पाबंदी से कल मेरी पगड़ी उछलने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ठहरो बाबा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। सलोनी उस बाबा को लेकर अपने जादुई सोने के बांस घर के पास आती है। ए मेरे जादुई सोने के बांस घर, ये बाबा बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी के ब्याह के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलोनी की निश्वर्त मांग सुनकर जादुई सोने का बांस घर सुनहरे चमक से सराबोर होकर सोने के बड़े बांस घर के सांचे में ढलकर अपने भीतर से सोने के सैकड़ों सिक्के, जेवर और पैसे की भरमार करता है। ये लीजिए बाबा, इसे आप बतौर
बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह कर पाएंगे। एकाएक तेजोमय प्रकाशमान के साथ बूढ़े बाबा बतौर उस बुढ़िया में बदल जाते हैं। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम? हाँ सलोनी, मैं तुम्हें परख रही थी कि तुमने मेरे बोल को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया है या नहीं। जादुई सोने के बाज घर के होने के बावजूद तुमने उससे अपना स्वार्थ नहीं साधा, खरी उतरी हो। अब मैं तुम्हें अपना पुख्ता परिचय जाहिर करती हूँ। ये बोलकर बुढ़िया एक जादुई परी में बदल जाती है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये पहरावा तो परी का होता है। तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई परी रानी हूँ जो एक तपस्वी के श्राप से इस बांस जंगल में बंधक बन गई थी। जानना नहीं चाहोगी कैसे? हाँ तो सुनो। परी, आज तुम पूरे 18 बरस की हो चुकी हो। यही समय है जब परी की बेटी को परिलोक की परिरानी का पद प्राप्त होता है। आज से तुम परियों की रानी, मगर तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ संसार का भ्रमण करना होगा। परी अपने लोक को पार करके संसार में आती है। अरे ये बांस वृक्ष का जंगल तो बड़ा रोचक है, क्यों ना मैं यहाँ अपनी शक्तियाँ साधूं? परी अपनी जादुई छड़ी से बांस जंगल में कभी पथराव करती तो कभी मेह की फुहार बरसाती और अंत में आग से जंगल को जला दिया। तभी एक तपस्वी उसके सामने आ खड़ा होता है। घोर अनर्थ, तुम्हारे साथ उल्टा ने मेरी सदियों की तपस्या को भंग कर दिया। बाबा, मुझे नहीं स्मरण था कि आप यहाँ साधना में लिप्त हैं। मैं अभी इस अग्नि को बुझा देती हूँ। अगले ही पल परी उस आग को बुझा देती है। इसका अभी कोई तात्पर्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ परी कि जिस शक्ति से तुमने मेरी सालों की तपस्या को भंग किया, तुम इसी पल छिन एक बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बन जाओगी और जब तक कोई नेक दिल यहाँ नहीं आएगा तुम यहीं रहोगी। और मैं बतौर बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बनकर रहने लगी, मगर तुम वो नेक दिल निकली और तुम्हारे हाथों का आहार मेरा हथियार बन गया। मेरी शक्तियां लौटने लगी और आज मैं इस बांस जंगल से रिहा हो रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज से इस बांस जंगल की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों माँ बेटी पर छोड़ती हूँ। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और दोनों माँ बेटी उस जादुई सोने के बास घर में बसेरा बनाकर भावी भविष्य में बेबस बेसहारा लोगों की मदद किया करती।